नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं माइक पे जीतू भैया के साथ में, जहां बात होती है असली लोगों की, असली कहानियों की, उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज के इस पॉडकास्ट के खास एपिसोड में एक महान शख्सियत को बुलाया गया है, जिन्होंने 1972 में सुबह के 6 बजे एक साधारण गरीब परिवार में उनका जन्म होता है। वहाँ से सरकारी स्कूल में शिक्षा दीक्षा लेकर के और जॉब करते करते, मजदूरी करते करते उन्होंने सबसे पहले टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की। उसके बाद उसके साथ साथ में बीए किया। बीए के बाद में उन्होंने कस्टम विभाग के अंदर एक अच्छे पद पे ओहदा प्राप्त किया। उसके बाद वो यहीं नहीं रुके इनकी कहानी। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए। एक्टिव पॉलिटिक्स में 2 बार के विधायक और राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने किरोड़ी लाल जी के जैसे गढ़ को ध्वस्त किया। तो आज सुनते हैं हम उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी। स्वागत है डॉक्टर होल्डा साहब। स्वागत आपका भी है जीतू जी। आपने मेरे जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं। 22 मई 1972 को सुबह 6:54 पे मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री शिवचरण मीना, माताजी श्रीमती मिश्री देवी मीना, मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री ओंकार पटेल और मेरी दादी का नाम था श्रीमती जयली मैया। उनके संस्कार मेरे अंदर आए और उनके संस्कारों के साथ साथ जो हमारे गांव में गंगादास जी महाराज थे संत, उन 5 लोगों के संस्कार मेरे अंदर आए। गांव के बुजुर्गों का आदर करना, सत्कार करना, रिश्तेदार जब घर आए तो उनके पैर छूना, पिताजी के दोस्त जब आए उनके पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना। ये आशीर्वाद लेने का एक अलग महत्व है। लोग बात करते, आजकल क्या हो गया, घुटने के हाथ लगा देते हैं, टकोड़े के हाथ लगा देते हैं। जब पुराने जमाने में गुरु और शिष्य की कहानी होती थी, तब ये 5 उंगलियां गुरु के पैर के नाखून के लगाकर आशीर्वाद लिया जाता था और वो आशीर्वाद सिर पे लगा जाता। जो नाखूनों से जो ऊर्जा मिलती थी, गुरु से जो ऊर्जा मिलती थी, वो ऊर्जा शिष्य के अंदर जाती थी और शिष्य उस ऊर्जा को लेकर के अपने आप को एक व्यापक स्तर में फैलाने का काम करता था, चाहे बुद्धि हो चाहे बल हो। और वो ऊर्जा शिष्य को बहुत एक समझदार व्यक्तित्व के रूप में, संस्कारी रूप में बनाने में बड़ी मदद करता था। तो मैंने हमेशा बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, उनके पैर छुए। मेरा हनुमान जी मेरा इष्ट है और मानसिद्ध महाराज, गुरु महाराज मेरे इष्ट है। अब जब छोटे छोटे थे तो हनुमान जी की पूजा करते थे, मानसिद्ध महाराज की पूजा करते थे। आज जो दिया हुआ है हुडला बस्ती के छोटे से लेके बुजुर्ग तक, और हमारे मानसिद्ध महाराज और हनुमान जी महाराज का दिया हुआ है। हमने गरीबी में जन्म लिया। छप्पर का घर था और छप्पर का घर था जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पिताजी खेत पर थे, जैसा मेरी माताजी ने बताया। और जब पिताजी घर आए, उनको बड़ी खुशी हुई कि उनकी पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो मुझे बहुत, मैं परिवार में सबसे बड़ा था, तो मुझे लाड प्यार से रखा उन्होंने। और लाड प्यार से रखने के बाद मुझे स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल में 1976 में मैं भर्ती हुआ, 1976-77 में। और उसके बाद मैंने लगातार 10वीं पास 1987 में की। 87 में मैंने मैथ साइंस लिया था और मैथ साइंस में मेरे करीब 80% मार्क्स मेरे। पढ़ने में शुरू से अच्छे थे? हाँ, पढ़ने में 80% मार्क्स थे और मेरे मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन था, 114 नंबर थे, जो कि बड़ी बात थी उस समय के साथ। हाँ, उस समय के हिसाब से डिस्टिंक्शन होना बड़ी बात थी। फिर मैंने फर्स्ट ईयर पास किया और फर्स्ट ईयर पास करके घर में गरीबी होने के कारण मैंने रेलवे के फॉर्म भर दिया और रेलवे के फॉर्म में मैं टेलीफोन ऑपरेटर में मेरी नौकरी लग गई। पारिवारिक स्थिति को देखकर? हाँ, पारिवारिक स्थिति को देखकर फिर मैंने सोचा कि अब टेलीफोन ऑपरेटर, साथ के साथ मैंने ग्रेजुएशन किया। 2nd ईयर और 3rd ईयर मैंने आर्ट से किया। जब मैंने ये विचार किया कि मुझे आगे बढ़ना है, एक दृढ़ निश्चय है, एक दृढ़ संकल्प था। ना मैंने दिन देखा, ना मैंने रात देखी, ना मैंने सुबह देखा, ना मैंने शाम देखी, ना मैंने धूप देखी, ना बरसात देखी। मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे
मेरे पिताजी का नाम रोशन करना है, मेरी माताजी का नाम रोशन करना है। आज बड़ा दुख है मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है, अगर वो होते तो आज बहुत कुछ अलग होता। एक बार मैं और मेरे पिताजी मेरे मामा जी के यहाँ से एक भैंस लेकर के आ रहे थे और एक चौंकड़े के पेड़ के नीचे हम विशाला के पास बैठ गए। एक मोटरसाइकिल वाला आदमी वहां से निकलता है और तेजी से निकल करके वो सीधा जाता है। मेरे पिताजी की आंखों में टड़क से आंसू आ गए और टड़क से आंसू आ गए तो मैंने उनके आंसू मैंने पूछे, दोनों आंसू पहुंच करके मैंने कहा कि आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरी 2 बार नौकरी लग गई थी और 2 बार नौकरी लगने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। आज अगर मैं नौकरी करता, एक बार फौज में नौकरी लगी थी उनकी और एक बार रेलवे में नौकरी। अच्छा, पिताजी तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो उनको ये लगता था मैं नौकरी नहीं छोड़ता तो मेरे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते। उस दिन उस चौकड़े के नीचे मैंने मेरे पिताजी से कहा था, मैं मुश्किल से 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा मेरे पिताजी को मैं भाई कहता हूँ, तो भाई आप चिंता मत करो, मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, इतना बड़ा आदमी बनूंगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने ये बात 7th 8th क्लास में कही? हाँ, 7वीं या 8वीं क्लास की बात थी। तब मेरे पिताजी को ये बात होगी 1984 के आसपास। तो मैंने मेरे पिताजी को बार बार ये कहा और फिर वो रोने लगे। मैंने उनका तौलिया लेकर के और मेरे फिर आंसू पहुंचे और मैं उनके गले से लिपट कर रोने लग गया। मैंने कि भाई तुम चिंता मत करो। बोला अपन गरीब है, कैसे पढ़ेगा तू? मैं क्या आप चिंता मत करो, क्या गरीबों के बच्चे अफसर नहीं बनते? मैं ये प्रूव करूंगा कि गरीब का बेटा अफसर ही नहीं राजनेता भी बन सकता है। मैं बड़ा अफसर बनूंगा, आप चिंता मत करो। आप बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप चलो मेरे साथ। फिर हम दोनों बाप बेटे खड़े हुए और भैंस को लेके निकले। तब उन्होंने चलते निखरते हुए खड़े होते हुए ये कहा कि भाई प्रकाश, मेरे शॉर्ट नेम प्रकाश है, भाई प्रकाश वो दिन कब आएगा जब मैं मोटरसाइकिल पे बैठूं? हाँ, किसी का सपना होता है, उनका सपना। मेरा सपना था, मेरा सपना भी पूरा नहीं हुआ है। मेरा सपना है कि इस जीवन में मैं गवर्नर तक पहुंचूं। अच्छा। मेरा टारगेट है कि मैं गवर्नर तक पहुंचूं। अब कैसे पहुंचूं, भगवान कैसे पहुंचाएगा, ये प्रभु की बात है, लेकिन लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए। लेकिन सर ऐसे कहते हैं ना कि गवर्नर तो एक सोने के पिंजरे में बैठी बंद चिड़िया है। लेकिन गवर्नर बनने से पहले बहुत सारे बीच में बहुत सारी चीजें हैं, उनको पार करना होता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नर बनने के पहले राजस्थान सरकार में मंत्री बनना, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनना, फिर भारत सरकार में मंत्री बनना, उसके बाद की स्टेज है। ये ऐसा नहीं है आसान, ऐसा आसान काम नहीं है कि गवर्नर, लेकिन मेरा टारगेट है कि मैं गवर्नर बनूं। सर जैसे कि आपने कहा, आपने पारिवारिक हालात को देखते हुए पहले टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, उसके बाद आपने पढ़ाई करने के बाद कस्टम विभाग में गए। हाँ। लेकिन सर ऐसी क्या वजह रही, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि एक गरीब आदमी के लिए यही बड़ी बात होती है कि वो सरकारी ओहदे पे पहुंच जाए, लेकिन आप उसको भी ठोकर मार के आप पॉलिटिक्स में आए। तो पॉलिटिक्स में आने के पीछे सबसे बड़ी क्या वजह थी? मैं आपको वही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा जो विजन था शुरू का, मेरा विजन था IAS बनने का। अच्छा। कि मैं अच्छे पद पर पहुंच करके और जन सामान्य की मदद कर सकूं। और मैंने जब देखा कि जब मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर मेरी कस्टम विभाग में फिर मैं रेलवे में लगा, रेलवे से दूसरे डिपार्टमेंट में गया, फिर ऑडिट में गया, फिर ऐसे ही कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे थे जिनमें मैंने 7-8 जगह नौकरी की, और फिर मैं कस्टम में चला गया गुजरात, फिर मैं दिल्ली आ गया। मैंने नौकरी की, नौकरी अच्छे से मन लगा की और दृढ़ निश्चय से की, और फिर लगा कि मैं शायद जो मेरा काम है, मेरा जो सपना था कि मैं आम आदमी की मदद कर सकूं, वो शायद इस नौकरी में नहीं हो पा रहा है। तो मैंने फिर इसी बीच में मैंने एक कार्य हम करते हैं कि 2003 से लगातार अब तक 2200 लड़कियों की शादी हम लोग कर चुके हैं। जी सर, जो मैं उसी पे आने वाला था कि हाँ, आप हर साल हाँ, 1 रुपए में शादी करा। 1 रुपए में शादी का मतलब ये है
कि कन्यादान लड़की के पिता पर उधार नहीं रहना चाहिए, इसलिए 1 रुपए, इसलिए 1 रुपया लेते हैं। वो 1 रुपया लेकर भी हम एक रसीद काटते हैं जी सर। 1 रुपए की, और 1 रुपये का हम लड़के वाले की रसीद काटते हैं। अच्छा। और दोनों के 2 रुपए जो आते हैं उसको, उन 2 रुपए को भी हम लड़की के को दान कर देते हैं। उसको घर का सारा सामान, अलमीरा है, कुर्सी है, टेबल है, ये आप अपने खर्चे से करते हो सारा? हाँ, सारा हम अपने खर्चे से करते हैं। और ये 2003 से हम लोग लगातार कर रहे हैं। 2025 में भी 17 जनवरी को भी किया हमने, 2026 की भी हमने घोषणा कर दी है, 2026 में भी करेंगे। तो ये एक हजारों लड़कियों की बेटी की शादी करना एक अपने आप में मुझे ऐसा अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है कि मुझे उस प्रभु ने, उस मानसिंह महाराज ने, खाटू नरेश ने, गिरिराज महाराज ने इतनी ताकत दी जिससे मैं इस काम को सही ढंग से कर पा रहा हूं। तो मुझे लगा कि हम लोग, फिर मैं नौकरी से वीआरएस लिया, और वीआरएस लेकर के मुझे स्वर्गीय दिगंबर सिंह जी ने मुझे मिलवा दिया वसुंधरा 2013 से पहले, 2013। और 2013 में स्वर्गीय वसुंधरा जी से मिलकर मैंने कहा, तो वसुंधरा जी ने कहा कि भाई तुम किरोड़ी लाल को कैसे हरा पाओगे? मैंने कहा मैडम, किरोड़ी लाल को हराऊं या ना हराऊं, लेकिन इतना जरूर कर दूंगा कि हमारे पिताजी ऊंट रखते, तो ऊंट की स्पीड कम करनी होती है, ऊंट की स्पीड कम करनी होती है तो उसको दावड़ा लगा देते हैं, और दावड़ा लगा देते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, लिमिटेड एरिया में घूम पाता है। तो मैंने कहा कि मैं हारूं या जीतूं, लेकिन किरोड़ी लाल जी के दावड़ा लगा दूंगा जिससे वो पूरे प्रदेश में घूम नहीं पाए। जैसे कि वसुंधरा जी का मेन मोटिव यही था कि किरोड़ी लाल जी नई पार्टी बना रहे थे उस समय, तो सीएम बनने के लिए वो पूरे प्रदेश में ना घूम पाए, हाँ। उनको एक डर बैठ जाए कि महुआ में ही हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से वसुंधरा जी आपको लेके आए? अब नहीं, वो उनका उद्देश्य था वसुंधरा जी का कि महुआ से उनकी पार्टी जीती और किरोड़ी लाल जी हारे। तो ये तो हर नेता का उद्देश्य होता है। वसुंधरा जी का आज भी मैं एहसान मानता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। जो बच्चा पैदा करने का काम किया था वो वसुंधरा जी ने किया था। राजनीतिक रूप से जो मुझे बच्चे के रूप में पैदा किया वो वसुंधरा जी ने किया। आज भी मैं एहसान मानता हूं। हमारी मीटिंग दिल्ली में हुई थी 2 मई 2013। वसुंधरा जी के साथ? वसुंधरा जी के साथ मैं, दिगंबर सिंह जी और वसुंधरा जी तीनों लोग वहां बैठे थे और तीनों के साथ बैठक हुई। उन्होंने 90 मिनट हमारी चर्चा हुई और चर्चा के दौरान फाइनली मेरे से ये कहा गया कि आपका बीजेपी का टिकट फाइनल है, आप चुनाव की तैयारी करिए और एक बड़ी मीटिंग का ऑर्गेनाइज। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वसुंधरा जी आपकी गॉडफादर थी इन पॉलिटिक्स? हाँ, वसुंधरा जी आज भी गॉडफादर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सर देखा जाए 2013 की यदि आप बात करें तो किरोड़ी लाल जी उस समय सपना देख रहे थे सीएम बनने का, खुद पार्टी बना के, और आप सपना देख रहे थे उनको घर में ही पटकने देने की। लेकिन सर यदि वसुंधरा जी का आपको सपोर्ट नहीं मिलता, माना कि आपको पॉलिटिक्स में टिकट नहीं मिलता, तो क्या आप तब भी ये चुनाव लड़ते और उनको हरा पाते? नहीं, मैं नौकरी जब मैं छोड़ के आया था, जब सारी चीज तय हो गई थी। अच्छा। सारी चीज तय होने के बाद ही मैंने नौकरी छोड़ी थी और सारी चीज तय होने के बाद ही हम लोग आगे बढ़े थे। 2 मई 2013 को पहली बार वसुंधरा जी से मीटिंग हुई और वसुंधरा जी ने टिकट के लिए फाइनल कर दिया। उसके बाद मैं घर आया और 4-5 बच्चे, हम सब, मेरी बेटी, बेटा, 2 बेटे 1 बेटी, मेरी वाइफ, हम सब हंसने लगे। और मैं जब भी जाता हूँ मेरे घर में 1998 से अखंड ज्योत चल। तब तक इससे पहले आप फील्ड में एक्टिव नहीं थे? बिल्कुल फील्ड में वैसे एक्टिव थे, आना जाना, शादी ब्याह, लेकिन ऐसा नहीं था राजनीतिक रूप से। तो उसके बाद में जो आपका, जैसे जब भी घर में जाता हूँ मैं और आता हूँ तो मेरे घर में, दिल्ली वाले मेरे माँ के घर में एक अखंड ज्योत चल रही है 1998 से। 1998? हाँ, जिसको 27 साल हो गए। अब 27 साल हो गए। अब हम लोग जयपुर शिफ्ट हो रहे दिल्ली से, तो उस अखंड ज्योत को हम गाड़ी में लेकर के आएंगे। तो मैं अखंड ज्योत के सामने लंबा लेट करके धोख दी, तो मैं हंसने लगा। तो मेरी बेटी ने पूछा पापा क्यों हंस रहे हो, बेटा ने पूछा क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? मैं हंसू ही हंसू। पूछना बनता भी है। हाँ, बेटी को मैंने गले से लगा लिया, बेटे को गले से लगा लिया,
मेरी वाइफ थी जिसको मैंने गले से लगा लिया, चारों घरों का वाले। उन्होंने कहा बताइए आप क्या बात है। मैंने कहा आपका टिकट फाइनल हो गया। तो अब तो फिर सब नाचने लगे और हमारे जो गुरुजी हैं उनकी जोत को ढोक देने लगे कि टिकट फाइनल हो गया बीजेपी से आपका। मैंने कहा टिकट वसुंधरा जी ने फाइनल कर दिया है। तो लेकिन मेरे सचिन पायलट साहब से पुराने संबंध है, क्योंकि राजेश पायलट साहब से भी मेरे पुराने संबंध रहे हैं। अच्छा, उस टाइम से। तो मतलब आप पहले से आपका पॉलिटिक्स में आने का मन था? पॉलिटिक्स में आने का मन तो नहीं था, लेकिन प्रभु जहाँ ले जाता है वह जाना पड़ता है। मतलब गॉड में ज्यादा बिलीव करते हैं? हाँ, मैं भगवान में ज्यादा बिलीव करता हूँ। और भाग्य जो ले जाता है, जो आपकी रेखाएं होती है, वो रेखा कहीं कहीं आपका भाग्य, आपका लक्ष्य तय करती है। तो मैंने कहा कि बीजेपी का टिकट फाइनल हो गया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार सचिन पायलट साहब से मिलूंगा। अच्छा। मैं सचिन पायलट साहब के पास गया और सचिन पायलट साहब, वहाँ लंबी लाइन थी। लेकिन जब आदमी के पास कॉन्फिडेंस होता है ना, तो कॉन्फिडेंस में आदमी बहुत मजबूती से बात कर सकता है। तो मैंने सचिन पायलट साहब से कहा कि सर आज मुझे 5 मिनट अलग से दे दो, आप बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा क्या? इससे पहले कोई परिचय नहीं था उनके साथ? नहीं, जानता था। अच्छा, पायलट साहब को जानता था मैं। 2000 में जब चुनाव रमा पायलट जी लड़ी थी, तब हम सचिन पायलट साहब के साथ, सचिन पायलट साहब के साथ थे। हमने चुनाव में प्रचार भी किया था। और 2004 में जब सचिन पायलट चुनाव लड़े थे, फिर हम उनके साथ थे, प्रचार में प्रचार किया, सहयोग किया। फिर 2009 में जब वो अजमेर से चुनाव लड़े, तब हम उनके साथ 1 महीने तक लगातार छुट्टी लेकर उनके प्रचार प्रसार में रहे। अच्छा। हाँ, तो दिया फिर उन्होंने उस दिन समय? तो उन्होंने साहब 3 मई को सुबह जाते ही, बहुत भीड़ थी, कम से कम हो गए 500 आदमी। उन 500 आदमी को छोड़कर वो कमरे में आ गए। उनकी छोटी सी एक कैबिन थी, उस कैबिन में बैठ गए। और निरंजन जी जो उनके पीए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। हम 10 मिनट दोनों में और पायलट साहब बैठ गए। पायलट साहब के मैंने पैर छू के आशीर्वाद लिया और पायलट साहब से मैंने कहा कि सर मेरी वसुंधरा जी से कल मीटिंग हो गई है और वो मुझे बीजेपी का टिकट दे रही है महुआ से। अब क्या आप कांग्रेस का टिकट दे सकते हो? तो उन्होंने कहा कि देखो मुल्ला जी, तुम मेरे छोटे भाई हो, जहां से तुमको टिकट मिल रहा हो, अगर मैं 2 साल से सांसद होता तो पूरी ताकत लगाता, लेकिन मैं अजमेर से सांसद। और उन्होंने कहा जो ठीक कहा, उन्होंने जो कहा ठीक कहा, उनकी बात से मैं सहमत हूं। और उन्होंने एक छोटे भाई को जो सही सलाह दी। सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति से ऊपर उठ के, हाँ, पार्टी और दल और राजनीति से उठ करके उन्होंने जो सलाह दी, उस सलाह से मैं आज भी प्रभावित हूँ। और पायलट साहब का आज भी मैं एहसान मानता हूँ कि नहीं तो आदमी ये कहता है हमारी पार्टी का काम करो। सर अब एक वाकया है, 2004 की बात है कि आपने अपने गांव में भागवत कथा करवाई। हाँ। प्रसन्न किरोड़ीलाल जी को ऐसे चीफ गेस्ट बुलाया था। हाँ, बुलाया। वो बात। और दूसरी बात 2013 की करें, हाँ। आपने ये नहीं सोचा कि सर एक मीणा समाज का व्यक्ति एक इतनी बड़ी पार्टी खड़ी कर रहा है राजस्थान के अंदर, सीएम बनने का ख्वाब देख रहा है, तो क्यों ना मैं इसका साथ दूं? ऐसी क्या वजह है कि 2004 से लेके 2013 तक आते आते 2004 में एक भागवत सप्ताह की थी करीब 85 गांवों के लिए। अच्छा, आपने? हाँ। जी सर। मेरे पिताजी कहा करते थे कि एक भागवत सप्ताह करेंगे, तो मेरी माताजी बार बार मेरे से कहती थी एक भागवत सप्ताह करनी चाहिए। जो माता पिता का उद्देश्य होता है कि अब बच्चे पढ़ लिखे। हाँ, वो हर एक का होता है, हर एक का होता है। 1999 में जब मेरे फादर एक्सपायर हुए, तो फादर एक्सपायर हुए जब हेपेटाइटिस बी के कारण हुए। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, A B C D E। बी सबसे खतरनाक होता है, वो लीवर को डैमेज कर देता है। मैं दिल्ली नौकरी करता था। उसके बाद जैसे ही उनकी बीमारी का हमको पता लगा, मैं SMS हॉस्पिटल आया कि हेपेटाइटिस बी है, तो हम उनको सीधा पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने दिल्ली ले गए और दिल्ली में उनका अच्छे से इलाज कराया। लेकिन हम दुर्भाग्यशाली रहे, उनको बचा नहीं पाए। और 29 मई 1999 को उनका स्वर्गवास हो गया। बड़ा गहरा धक्का लगा। उस समय 26 साल मेरी उम्र थी। 26 साल क्या उम्र होती है, बच्चा होता है, कोई समझ नहीं थी। लेकिन भाई बहन कमारे थे, भाई छोटे भाइयों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, तो ये सारी जिम्मेदारी कंधों पर आई, तो और मजबूती से निखार आया। छोटे भाई का BDS में एडमिशन करवाया, फिर सारी चीजें संभालने की कोशिश की।
परिवार को संभालने की कोशिश की और रिश्तेदारों के साथ जो संबंध हो सकते हैं अच्छे से अच्छे, जो पिताजी जैसा चाहते थे वैसा रखने की कोशिश की। तो पिताजी का जब दाह संस्कार करने ले जा रहे थे तो उनके सारे सामान को ले गए, हुक्का पीते थे हुक्का को ले गए, गंगा सागर को ले गए, घंटी को ले गए, जो उनका सामान था, रजाई गद्दे थे, हमने खेत में ही दाह संस्कार किया था, सबको ले गए। जब उनकी जो जूतियां थी, जूतियों को मेरे अंकल जब ले जाने लगे तो जूतियां मैंने उनसे छीन ली, जिनकी हम अभी भी पूजा करते हैं। जूतियां मैंने उनसे छीन ली और मैंने कहा मेरे काका को, काका कहता हूँ मेरे चाचा को मैं, काका इनको रहने दो आप। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर उन्होंने दोबारा क्वेश्चन किया, अरे भाई ले लो, क्यों रख रहे हो? मैंने कहा काका ये जूतियां ही मेरे पिता है, जिन जूतियों को मेरे पिताजी ने धारण किया है इनको पिता मानकर मैं जब तक जीवित रहूंगा रोज इनकी पूजा करता रहूंगा। जैसे कि भरत जी ने किया था राम की जूतियों को पूजा था। भगवान राम के चरण पादुका रख करके सिंहासन पर रखकर उन्होंने राज किया था। ठीक उसी तरह से मैं आज भी, जैसे मेरे बेटी की शादी हुई तो सबसे पहले पहरावनी उनकी जूतियों की हुई। अच्छा। और मेरे बेटे की शादी हुई तो सबसे पहले पहरावनी मेरे पिता की जूतियों की। मेरा सवाल है सर, 2004 से 2013 तक ऐसा क्या हो गई? एक 2004 में तो आपने उनको चीफ गेस्ट बुलाया था। चीफ गेस्ट बुलाया था और चीफ गेस्ट बुलाने के बाद 55,000 रुपए की पश्मीना शॉल भी भेंट की थी हमने डॉक्टर करोड़लाल जी को। अच्छा। लेकिन हुआ क्या था कि 2010 में मेरा एक कजिन ब्रदर था, मेरा कजिन ब्रदर था तो वो कजिन ब्रदर नौकरी करता था, वो एक अजय मीणा के साथ हॉस्टल में रहता था। तो इन्होंने कोई टिकट विकेटों का मामला था, जो अजय राज था है पीलूदा का, वो इनके साथ ये टिकट विकेटों के मामले में जमेले में कुछ पड़ गए थे, मुझे जानकारी नहीं थी। तो किरोड़ी लाल जी ने खुद लिख करके शिकायत दी कि ओम प्रकाश हुड़ला भी नौकरी लगाने का काम करता है, जबकि मेरा इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। और मैं आपको जितेंद्र जी बात कहना चाहता हूं, आज ही नहीं पूरे जीवन में कोई आदमी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाएगा। कारण मैं 10 साल सरपंच रहा, 10 साल सरपंच रहे, 10 साल एमएलए रहा। अच्छा। तो 10 साल मेरे साथ सरपंच भी रहे। सरपंचों को विधायक का कोटा भी देना पड़ता है, देना पड़ता है। कोई एक सरपंच ये नहीं कह सकता ओम प्रकाश हुड़ला जी ने खाना भी खाया है रिश्वत के रूप, जबकि एमएलए बनने के बाद सारी दुनिया जानती है कि एमएलए कमीशन लेते हैं। ये आप भी जानते हो इस बात, कमीशन लेते हैं, 10% कमीशन लेते हैं, कोई 20% लेता है, कोई 10% फिक्स होता है। हाँ, राज्यसभा के सदस्य है वो भी बहुत सारे लोग कमीशन लेते हैं, लेते हैं, सब जगह है सर, ऐसा खूब देखा है हमने। अब आपने नहीं लिया? बिल्कुल नहीं कोई। और मेरे साथ 100 सरपंच रह लिए, 50 पहले टर्म में, 50 दूसरे टर्म में, लेकिन कोई सरपंच से 1 रुपया भी नहीं लिया। और अगर लेते तो चुनाव हुए 2 साल हो गए, कह देते, बात बाहर निकल के आती। कोई भी कर्मचारी को 1 रुपये के लिए परेशान नहीं किया, सिंगल पैसे के लिए। जो कर्मचारी थे मेरे साथ रहते थे, एक भाइयों की तरह, एक भ्रातृत्व भाव की तरह आपस में, एक ऐसा लगता था जैसे एक परिवार की तरह रहते हैं। सर एक बड़ी बात ये आती है कि उस टाइम पे 2013 की बात करें, अभी भी बात करें, नारा लगता था कि राजस्थान में एक ही लाल करोड़ी लाल करोड़ी लाल। लोग उसके साथ, उनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए तरसते थे और आप है कि उनके सामने चुनाव लड़ने की सोच रहे थे। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? क्या उनके खिलाफ जाके, जो भी उस माहौल में, जब वो सीएम बनने की दौड़ में थे और आप उनके सामने खड़े उनको मैं ये जो नारा दिया था ना उन्होंने, राजस्थान का एक ही लाल किरोड़ी लाल, ये नारा ही नेगेटिव था। अच्छा भाई, अकेला ही लाल रह गया, पीछे तो कोई रहा ही नहीं। राजस्थान का एक ही लाल किरोड़ी लाल, अकेला लाल रह गया। ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए राजस्थान के लिए किरोड़ी लाल मजबूती से सर्व समाज को लेकर साथ चलने की बात होती।
हाँ सर, मैं इसी पे आने वाला था। आपकी पॉलिटिक्स में ये देखने को मिला है कि आप कभी एक जाति की बात नहीं करते हो, कास्टिज्म की बात नहीं करते हो, आप हमेशा सर्व समाज की बात करते हो। मेरी दृष्टि में विश्व में दो ही जातियां हैं। अच्छा। पहली जाति है स्त्री और दूसरी जाति है पुरुष। जी। दो ही जातियां हैं। शुरुआत में एक स्त्री और एक पुरुष के संगम से इस पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है। जी सर। और पूरी सृष्टि का सृजन होने के बाद जाति और बिरादरी में बाद में बढ़ा। तो जो सृजन हुआ है, सृजन को मानो ना आप, जब भगवान शिव जी की जहां से उत्पत्ति हुई है, आप उस उत्पत्ति को मानते हो, तो फिर ठीक है, आप मंदिरों में मानते हो सब जगह, लेकिन उस वेद तो उस उत्पत्ति को मानते हो नहीं मानते? बिल्कुल। अपन सब मानते हैं ना। आप कास्टिज्म में विश्वास नहीं तो फिर कास्टिज्म किस बात का? भगवान, एक गांव में आग लग जाती है और आग लग करके उसको हर आदमी, कोई भी जाति बिरादरी का, चाहे ब्राह्मण हो, जाट हो, बीड़ा हो, गुजर हो, धोबी हो, नाई हो, कुमार हो, बढ़िया हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कोई भी हो, जाट हो, सब लोग बाल्टी में पानी भर भर के और उस आग को बुझाने के लिए प्रयास करते हैं, नहीं करते? करते हैं। क्या उस समय कोई ब्राह्मण या बीड़ा या कोई गुजर कहता है किसी भी एससी वाले से तू पानी मत डाल, कहता है क्या? नहीं कहता। और क्या वो अग्नि देवता, जो अग्निदेव है, क्या वो ये कहती है कि मैं दलित के बाल्टी के पानी से नहीं बुझूंगी? बिल्कुल नहीं कहती। जब अग्नि देवता ही जातिवाद में विश्वास नहीं करती, तो हम किस खेत की मूली है? सही। हम तो कुछ है ही नहीं। आप सर्व समाज को साथ लेके चलते हो। सर्व समाज को इसलिए साथ लेके चलते हैं कि सुख और दुख में सर्व समाज साथ देता है। जी। सुख, अब कई बार लोग कहते हैं दोस्त की परिभाषा क्या है? दुख से लेकर सुख तक जो साथ दे उसे दोस्त कहते हैं। बिल्कुल। ये दोस्त की परिभाषा है। मैं विद्यार्थियों के लिए भी कहना चाहूंगा, मेहनत नहीं करोगे तो मजदूरी करोगे। सही बात है। मेहनत नहीं करोगे तो मजदूरी करोगे। अब इसमें मजदूरी का क्या अर्थ है वो बता रहा हूं। मेहनत नहीं करोगे तो मजदूरी करोगे, इसका मतलब यह है मेहनत नहीं करोगे तो मजे से दूर रहोगे। बिल्कुल, मजदूरी को आपने संधि विच्छेद कर दिया। मेहनत नहीं करोगे तो मजे से दूर रहोगे, वहां पे जाके मेहनत करना ही पड़ेगा। मैं विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं, जैसा मैंने सोचा कि बच्चा 18 साल का होता है, 21 का होता है, फिर कंपटीशन की तैयारी करता है, 4 साल मेहनत करता है, फिर 25 और 35 60 साल होती है, 35 साल वो आनंद करता है, मजे करता है। जिसके हाथ में 2 रुपया होता है उसको सब घर वाले पूछते हैं, सारे घर वाले पूछते हैं। और मैंने जो मजदूरी का डेफिनेशन बताया, मजे से दूर रहेगा। जो मेहनत नहीं करेगा वो मजे से दूर रहेगा, सीधा है। सर बात आती है कि आपने 2018 जीता, नोबल से 13 जीता, 18 जीता, लेकिन किरोड़ी लाल जी ने आपको हैट्रिक लगाने से दूर रख दिया 23 में। इसके पीछे सबसे बड़ी क्या वजह रही कि आप हैट्रिक लगाने से चूक गए सर? इसके पीछे जो रीजन रहा है, सबसे बड़े कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो ये था कि हमारे यहाँ कुछ खानदानी कांग्रेसी हैं, तो अपने आप को कांग्रेसी बोलते हैं। जी सर। लेकिन वो हमेशा बिकते हैं। और आप बीजेपी से कांग्रेस में आए थे। हाँ जी सर। तो जो अपने आप को खानदानी कांग्रेसी, जब उनको टिकट मिल जाए तो कांग्रेस है, और नहीं मिलता तो फिर वो बीजेपी की मदद करते हैं। अब एक दिन की बात, 12 अप्रैल को एक मीटिंग थी महुआ में 2024 को, और जिन लोगों को किरोड़ी लाल जी ने पैसे दिए थे उनका नाम खुला बोला था। जिनको पैसे दिए थे उनका नाम खुला बोला था। अच्छा। फिर दूसरी बारी आई दूसरे आदमी की, तो उसको धमका दिया, अगर ज्यादा बकवास करेगा तो पैसे की बोल दूंगा जो दिए थे। अच्छा। तो क्या है, कांग्रेस के कुछ लोग थे, सो कॉल्ड अपने आप को कांग्रेसी मानते थे, उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। विश्वासघात किया। विश्वासघात नहीं मानता मैं, साथ ही नहीं दिया तो विश्वासघात हुआ था। मतलब पार्टी लाइन से मेरे फंडे बहुत क्लियर है, जो साथ ही नहीं दे रहा, जिसका आउटराइटली पता है, तो वो विश्वासघात है ही नहीं। उन्होंने तो घात किया।
घात की, हाँ पार्टी के साथ विश्वासघात की हाँ, कह सकते हैं। हाँ। फिर तो सबसे बड़ा कारण ये था कि जो कांग्रेसी थे, जो दूसरा कारण ये था कि मेरे यहाँ 26 अक्टूबर को मेरे और गोविंद सिंह डोटासरा जी के किरोड़ लाल जी ने ईडी की रेड करवा दी थी। अच्छा, ऐसे नहीं करानी चाहिए। ईडी की रेड कराना एक पाप है। किरोड़ लाल जी, हम छोटे पौधे हैं, अंकुरित पौधे हैं। किरोड़ लाल जी वट वृक्ष हैं, हम उनका आदर करते हैं, बड़े भाई हैं, आज भी आदर करते हैं, कल भी आदर करते थे और आने वाले कल भी आदर करते जैसे कि हैं। सर आपने अभी पोस्ट भी किया है कि उनको उपराष्ट्रपति बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक तो ये जनता में संशय है कि एक तरफ तो आप सुबह उठते ही किरोड़ लाल जी के बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हो, लेकिन अभी पिछले देखो मेरी बात 2-3 दिन से आपने उनको उपराष्ट्रपति बनाने की मांग की मेरी है, बात- इतनी जल्दी बदलाव कैसे हुआ? नहीं, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है। जहां हमारे सैद्धांतिक मतभेद है वह सैद्धांतिक मतभेद भी रहेंगे कि उन्होंने अभी एक सीएससी बाला आईडी का उद्घाटन किया, जहाँ पे जीप काटने वाला हाँ, भी स्टेटमेंट है। हाँ। अब पहली बात तो किरोड़ लाल जी की गलती मैं ये मानता हूँ, जिन खसरों में उन्होंने शिलान्यास किया है जी। वो खसरे मेडिकल विभाग के नाम ही नहीं है। अच्छा, जहाँ पे शिलान्यास किया। जहाँ पे शिलान्यास किया है। खसरा नंबर 96, खसरा नंबर 95, खसरा नंबर 94। 94 और 95 दोनों गैर मुमकिन नाला है। अच्छा, गैर मुमकिन नाला में अब्दुल रहमान वर्सेस राजस्थान सरकार, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का डिसीजन है कि कोई भी निर्माण नहीं कर सकता। अच्छा, फिर भी वहाँ पे शिलान्यास हुआ है। ये तो आपको भी जानकारी होगी, आपने पढ़ा है अब्दुल रहमान वर्सेस राजस्थान सरकार। ये आपने पढ़ा है कि नदी, नाले, पोखर, तालाब, कुंड, बावड़ी, बांध, नहर, इनमें किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होगा। और राजस्थान ही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, इन सारे राज्यों के चीफ सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रखा है कि गैर मुमकिन स्थानों पर नदी, नाला, नहर, तालाब में कोई निर्माण नहीं होगा। और 1947 सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था 1947 की जो स्थिति थी उसको स्टेटस को आपको वापस वैसा का वैसा लाना पड़ेगा अगर किसी ने अतिक्रमण किया है तो, और आगे अतिक्रमण नहीं होने देंगे। ये चीफ सेक्रेटरी ने हलफनामा दे रखा है। सारे चीफ सेक्रेटरी के बेसिस पे कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रखा है। उसके बाद भी वहाँ पे शिलान्यास किया गया है। अब उसके बाद भी इन्होंने शिलान्यास किया तो ये किरोड़ लाल मीणा साहब है कैबिनेट मिनिस्टर, इनको जमीन का जानकारी लेनी चाहिए थी, मैं जहां तक समझता हूँ ये गलत बात है। अरे जीप काटने वाला। और दूसरा 96 नंबर का खसरा है वो मात्र 10 ईयर का है जो शिक्षा विभाग के नाम है। अब 94, 95 गैर मुमकिन नाला, 96 शिक्षा विभाग के नाम। अब आप किस पे शिलान्यास कर रहे हो मेडिकल विभाग का? तो सर आपने भी उस पे स्वीकृति दिलाई थी पैसों की, आपके कार्य में मैंने पैसे की स्वीकृति दिलाई थी और उसके लिए जमीन दूसरी जगह आवंटित हो गई थी। अच्छा, जमीन दूसरी जगह थी। हाँ, ये जमीन कम थी इसलिए जमीन दूसरी जगह आवंटित हो गई थी। लेकिन मेरा भी मन यही है, आज भी था, पहले भी था, कि यहाँ जो अब बन रही है यही बननी चाहिए। मैं तो अभी किरोड़ लाल जी को एक लेटर लिखूंगा कि इसी स्थान पे बननी चाहिए। मेरा मन था, मेरी भावना है कि वही बने। सर पूरे देश में पहली बार ये देखने को मिला है कि राजस्थान का कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी खुद ही जा जाके खाद की कंपनियों पे जो फर्जी खाद बना रहे हैं उन्हीं कालाबाजारी को रोकने के लिए रेड मार रहे हैं, और आप कहते हो कि वो खादी कालाबाजारी कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूँ। पहली बात तो एक मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, मंत्री खुद जाकर रेड नहीं मार सकते। खुद जाकर रेड, आज तक कोई परंपरा नहीं रही, ना भारत सरकार की ना राजस्थान सरकार की, कोई मंत्री इस तरह से जाकर रेड मारे। और रेड भी जाकर के जो इनके लोग जाते हैं वहां जाकर के व्यापारियों के साथ मारपीट करें और व्यापारियों से दस्तावेज छीने, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका अगर किरोड़ लाल जी को रेड डालनी थी, जैसे उन्होंने ब्यावर में रेड डाली, किशनगढ़ में डाली, तो वहां के सर्किट हाउस में बैठना चाहिए था, अधिकारियों को भेजना चाहिए था। इनका विश्वास पात्र अधिकारी उस अधिकारी को वहां भेजते। हो सकता है उनको अधिकारियों को विश्वास ना हो कि ये सही जाके जानकारी नहीं तो इनका जो ऐसे लगा हुआ है उस पर भी विश्वास नहीं है क्या? सही, जो इनका स्पेशल ऐसे प्रोटोकॉल खुद को नहीं जाना नहीं, जाते ही नहीं, परंपरा नहीं है। परंपरा इसमें क्या बुराई सर? यदि कोई कृषि नहीं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन परंपरा नहीं है। मैं परंपरा की बात कर रहा हूँ। फिर उनका
रिजल्ट नहीं आता कुछ भी। क्या रिजल्ट आया? अब मैं आपकी बात बताऊं, एक व्यापारी जिसने 2025 तक का लाइसेंस ले रखा था, उस व्यापारी ने वो लाइसेंस उसका एक्सपायर हो गया 25 में, अप्रैल 25 में दूसरा लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगा दी, मई में एप्लीकेशन वापस रिन्यू होकर लाइसेंस आ गया। अब पुराना लाइसेंस भी रखा था उसकी फैक्ट्री में और नया लाइसेंस भी रखा था उसकी फैक्ट्री में, है ना। अब पुराने लाइसेंस को क्या है कि आदमी वैसे ही रख देता है, टांग देता है, नए को तिजोरी में रखता है, सीधी सी बात है। अब साहब वो पुराना लाइसेंस ले लिया, वही फाइल पे रिकॉर्ड पे चढ़ा चढ़ू के सब उस पे केस एक्सपायर हो चुका है। हाँ, ये तो एक्सपायर हो गया। अब उसकी बात ही नहीं सुनी गई, वो सेठ जी की बात ही नहीं सुनी गई, मिस्टर जैन की बात ही नहीं सुनी गई। सुननी चाहिए थी भाई, उसकी कोई बात है, कोई पीड़ा है, कोई भी अधिकारी जांच करने जाता है तो वो उसकी बात को सुनने के लिए अधिकृत है और वो सुनाने के लिए अधिकार रखता है। आज आप अपन बैठे हैं यहाँ, तो आज बात को सुनने के लिए राजी है, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। अब रहा सवाल, अब उसका जो लाइसेंस जब देखा, ये उसकी फैक्ट्री को सीज कर आए जी सर, और फैक्ट्री को सीज कर आए तो वो लाइसेंस भी अंदर रह गया, हाँ, नया वाला। अब जब उसकी फैक्ट्री जब सीजर अब खुलेगा और उसने कह दिया, उसकी फोटोकॉपी थी, उसने दिखा दी कि साहब ये लाइसेंस है, रिन्यूअल हो गया, अप्रैल 2030 तक वैलिड है, उसको इन्होंने नहीं माना, तो गलत बात है ना। एटलीस्ट लॉस तो उसका हुआ वेबसाइट। हाँ, और फिर दूसरी बात, किरोड़लाल जी खाद बीज की रेट डालकर, ये व्यापारियों की बात नहीं थी, ये तो भजनलाल सरकार को बदनाम करना चाहते। अच्छा, ये नहीं चाहते हैं कि भजनलाल जी सीएम बने रहे। कब चाहते हैं? वो तो ये चाहते हैं भजनलाल जी कल ही हटे, खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं है। एक बहुत ऑनेस्ट की बात है कि जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, मेरा जहां तक ख्याल है 16 दिसंबर को शायद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 16 दिसंबर से लेके आज तक पूरा 1.5 साल, 20 महीने हो गए। 20 महीने में आज तक मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने आज तक समय नहीं दिया मिलने। किरोड़लाल जी आजकल तो ये तो मित्र बताते हैं किरोड़ीलाल जी, नहीं कैसे भी मित्र, मोदी जी खुद भी बताते हैं कि हाँ, मेरे मित्र। हाँ बताते हैं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं बताते, मित्र बताते, और मैं भी मानता हूँ मित्र है, लेकिन जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ और भजनलाल जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई, जब उसके बाद जो किरोड़लाल जी ने जो उत्पात मचाए पार्टी के अगेंस्ट जाकर के, वो उत्पात अमित शाह जी को और मोदी जी को बर्दाश्त नहीं है। आप मुझे बताइए, आज आप साथ बैठे हैं जी सर, मैं भी साथ बैठा हूँ, आपका भी मन करता है कि मेरा फोटो आपके साथ फेसबुक पे जाए, करता है नहीं करता? मेरा भी मन करता है कि आप बड़े पत्रकार हैं तो आपका भी फोटो मेरे साथ जाना चाहिए। ये है नहीं, बिल्कुल कड़वा सच है। जब वो गजेंद्र सिंह जी के साथ मिलते हैं तो फोटो मीडिया पे आता है, भूपेंद्र यादव साहब से मिलते हैं तब फोटो आता है, जब वो अर्जुन मेघवाल जी से मिलते हैं तो फोटो आता है, ठीक है ना। अब और फोटो जो और रेल मंत्री जी से मिलते हैं तो फोटो आते हैं, नितिन गडकरी जी से मिलते हैं तो फोटो आते हैं, तो जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी और मोदी जी के फोटो क्यों नहीं आते? इसका मतलब यह है कि वो उन्होंने इनको मिलने का टाइम नहीं दिया।